नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट भी आ गए और जिस तरह के रिज़ल्ट अब की बार देखने के लिए मिले हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, हतप्रभ करने वाले हैं। कई जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। बहुत सारे स्टेट हैं, उड़ीसा है, एमपी है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां बहुत अच्छी विक्ट्री जो है, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कहेंगे बीजेपी का रहा। लेकिन यूपी जैसे स्टेट में ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह का रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में तो खैर बीजेपी का संगठन भी इस बारे में ज़रूर विचार विमर्श कर रहा होगा, इस तरह के रिज़ल्ट्स का कारण पता करने की कोशिश कर रहा होगा और लोग अपने अपने स्तर से कारणों की खोज करने का प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, जो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तो रिज़ल्ट आ ही गए हैं, तो जिस तरह के रिज़ल्ट हैं उसके हिसाब से जो कारण, देखिए बीजेपी जो है, इस बात पर बीजेपी के समर्थक थोड़ा उदास हो सकते हैं कि बीजेपी जो है मेरिट पर जीत करके नहीं आई। ये उस तरह से है कि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तैयारी उसकी है, वो एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके वैसे रिज़ल्ट नहीं आए जैसे उसकी उम्मीद थी। एक दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जिसको उम्मीद ही नहीं है और कोई उससे उम्मीद नहीं कर रहा कि वो जो है कुछ भी मार्क्स लेकर के आएगा। उसको कुछ पासिंग मार्क्स से कम कुछ मार्क्स मिल जाते हैं तो वो उस बात की खुशी मना रहा है कि देखो मैंने जो है मैं इतने मार्क्स ले आया। जीतने वाले को इस बात का दुख है कि उसको वो अंक नहीं मिले जितनी उसने मेहनत की थी। कमी तो ज़रूर रही होगी कहीं ना कहीं। तो ऐसी कुछ कमियां हैं जिन पर अगर गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनाव में जाने से पहले कहा कि एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। ये नारा उनको ही बैकफायर कर गया। बीजेपी को निश्चित रूप से यही नारा बैकफायर किया है, क्योंकि इसके बाद कार्यकर्ता जो है बीजेपी का वो शिथिल पड़ गया और उसको ये लगा कि अब 400 पार का नारा तो दे ही दिया है, तो अब वो भी मोदी जी ने दिया है। मोदी जी पर इस वक्त जनता विश्वास कर रही है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है, तो 400 पार भी आसानी से हो जाएगा। जिससे बात करो, जिस कार्यकर्ता से बात करो, वो यही कहता कि अब की बार तो 400 क्या 450 कम से कम जो है कहीं नहीं गए। 400 तो बड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे। अपनी एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस एरिए में हम रहते थे उस विधानसभा में एक बार जाना हुआ। वहाँ की हालत देखी तो बड़ी ख़राब थी। वहाँ रोड की जाम की बड़ी ख़राब व्यवस्था, पानी की बड़ी समस्या और 100 तरह की समस्याएं वहाँ पर आम लोग जो है भुगत रहे थे। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ तो हमने कहा कि भाई क्या हुआ, क्या मतलब इस एरिया में रामराज्य आ गया है? मतलब ठीक है, एक पार्टी है सत्ता में जो बैठी हुई है, लेकिन आप भी तो विपक्ष में हैं, आप भी तो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी तो कहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप इसके लिए शोर मचा सकते हैं, क्यों नहीं करते? तो आप यकीन नहीं मानेंगे उस बीजेपी कार्यकर्ता का क्या आंसर था। उसका ये कहना था कि भाई साहब क्या करेंगे करके, एक तो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो पता नहीं किस तरह के फैसले लेते हैं, हमारा तो कुछ अधिकार है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी तरफ से। कह सकते हैं, अब कोई ना माने तो हम क्या करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब चुनाव आएंगे तो पता नहीं कौन सा कैंडिडेट कहाँ से आकर के आ जाएगा, लड़ लेगा, और हम जो यहाँ सालों से लगे हुए हैं ऐसे हाथ मलते रह जाएंगे, हमारी सुनवाई तब भी नहीं होगी। तीसरी चीज़, अब मोदी जी के नाम पे तो सब जीत ही जाते हैं, कोई भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक छोटे से उस एरिया में एक छोटे से बीजेपी कार्यकर्ता की जब ये टेंडेंसी हो तो आप सोच सकते हैं कि एक 400 पार के
नारा जिस तरह से गढ़ दिया गया, जिस तरह से फैला दिया गया, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। और शायद इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के निष्क्रियता का, इनएक्टिवनेस का ये परिणाम है कि आज रिजल्ट इस तरह के आपके सामने देखने को मिले। दूसरी चीज़, जब चुनाव चल रहा हो तो छोटे छोटी चीज़ भी, छोटे छोटे मुद्दे भी, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं। एन चुनाव के बीच में जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका ये कहना कि अब हमें तो आरएसएस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी सुनने में आ रहा है, लोग ऐसा कहते हैं कि आरएसएस की तरफ से भी इन चुनावों का एक तरह से बहिष्कार कर दिया गया। ये नहीं कि खिलाफ काम किया गया, लेकिन ये है कि हाँ, जो कार्यकर्ता है वो निष्क्रिय हो गया और जिसका खामियाजा अल्टीमेटली बीजेपी को उठाना पड़ा। एक पॉइंट ये भी आता है कि यूपी में टिकट जो है उनका वितरण कुछ इस तरह से हुआ जिसमें जो स्थानीय नेता हैं या स्थानीय संगठन है उसकी नहीं चली। इस तरह की बातें सामने निकल कर के आ रही हैं अब, और शायद यही कारण था कि जो वोटर्स हैं वो इस बात से खफा थे कि जो कार्यकर्ता ज़मीन पर रह करके काम कर रहे हैं उनके मनपसंद लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को इस तरह से इन चुनाव में उठाना पड़ा। दूसरी एक बड़ी बात है, इस चुनाव में अधिकतर जो ये चुनाव है सोशल मीडिया पर लड़ा गया, और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक पूरी लॉबी थी, एंटी मोदी लॉबी, जिसमें पत्रकार उनको ज़्यादा कहिए, और कुछ यूट्यूबर्स थे। आजकल क्या है कि हर कोई टीवी तो नहीं देख रहा होता है, हर समय टीवी तो सामने साथ लेकर के चल नहीं रहा होता है, मोबाइल सबके हाथ में है। तो जो लोग हैं वो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इन सोशल मीडिया ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर से उनको जो सूचना है, जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो एक ख़ास तबका जो पूरा एंटी मोदी कैंपेनिंग चलाए हुए था, और इस तरह से चलाए हुए था कि उनकी जो रीच थी वो लाखों मिलियंस लोगों तक उनके वीडियोस पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग इनको काउंटर कर रहे थे, वो जो फैक्ट्स या उनके ये अर्धसत्य जो वो फैला रहे थे सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, वो अर्धसत्य को क्लियर करने के लिए, उस चीज़ को साफ करने के लिए, वो जो लोग अपने आप वॉलंटियर होकर के, स्वेच्छा से जो लोग अपने आप सोशल मीडिया में आकर के उसको काउंटर कर रहे थे, बता रहे थे, उनकी रीच को डाउन किया गया। एक तरह से उनके गले को, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास हुआ, और इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। बीजेपी का जो आईटी सेल है, पता नहीं इसमें किस तरह के लोग हैं, उन्होंने इस बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, और ये सीरियसली लेते भी नहीं हैं। जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, कैसे उनको अपने साथ लिया जाना चाहिए, इसके बारे में कोई स्ट्रेटजी बीजेपी आईटी सेल के पास नहीं है। बहुत छोटा समझा जाता है इनको। दूसरी तरफ जो वामपंथी मीडिया है, एंटी मोदी मीडिया आप कह लीजिए उसको, वहाँ आप देखिए उनमें किस तरह का इकोसिस्टम है। एक तरह का ये है कि कोई भी जा कर के किसी का इंटरव्यू कर सकता है। ये नहीं देखा जाता है बहुत ज़्यादा कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी रीच है, कितने व्यूज़ हैं, इस तरह की वो नहीं। छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी वो लोग इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इस तरफ जब हम देखेंगे तो ये बीमारी सब में है। देखते हैं कि भाई तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारी कितनी रीच है, या यार ये लोग तो फ्री में तो हमारा काम कर ही रहे हैं ना यार, काउंटर कर ही रहे हैं ना, तो क्या ज़रूरत है इनको साथ लेने की। लेकिन वो भी अल्टीमेटली नुकसान कर गया, और जो बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उनको भी इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, होना चाहिए। जातिवाद का मुद्दा जो है इसमें बहुत हावी हो गया। जब तक ये पहले दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे, जब तक विपक्ष ये जातिवाद के मुद्दे पर खेलने लगा था, बयानबाजी करने लगा था, जब तक बीजेपी ये समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसको संभालते संभालते काफ़ी नुकसान हो चुका था, जिसका खामियाजा भी आप इस चुनाव में
देख सकते हैं वो हुआ। अब बात यह है कि चलो जो होना था वो हो गया, ये भी बात सही है कि अब कैसे भी हो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। किस तरह की सरकार रहेगी, क्या उसी तरह से कठिन फैसले ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से विपक्ष ये गाता जा रहा था चुनाव के दौरान कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उससे जो इनकी तरफ से जो मैसेजिंग होती थी इतनी ज़बरदस्त होती थी, और जब तक उसकी काट होती थी या जब तक उसको काउंटर किया जाता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। बीजेपी इस बात को नहीं समझ पाई। खैर, अब जैसे भी है इस बार की सरकार फिर से बनने जा रही है। कैसी रहेगी अब की बार की सरकार, ये देखना होगा। क्या मोदी उसी तरह से कठिन फैसले ले पाएंगे जिस तरह की वो चुनाव से पहले कह रहे थे, 2047 का विज़न लेकर के चल रहे थे, क्या अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। वो कह तो रहे हैं, कल ही उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि पहले जैसे फैसले, कठिन फैसले लिए जाएंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, और मोदी ने इस बात की गारंटी भी दी है। अब ये गारंटी कितनी सफल हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। आपका क्या सुझाव है इस बारे में, क्या राय आप रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।